अच्छा, ये शब्द सुनिए, क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना। इसको सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कमियां निकालना, नुक्स ढूंढना, किसी की बुराई करना, यही सब है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और पॉजिटिव है। आज हम मैथ्यू आर्नल्ड के नजरिए से समझेंगे कि आखिर ये आलोचना है क्या और इसका सच्चा काम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इसी आम गलतफहमी को ही तोड़ते हैं कि आलोचना का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो सवाल यही है कि क्या आलोचना का मतलब सिर्फ कमियां निकालना है? अहम तौर पर तो हम सब यही समझते हैं, है ना, कि भाई एक क्रिटिक का तो काम ही है किसी चीज में गलतियां ढूंढना। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड इस बात को सिरे से नकार देते हैं। वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्नोल्ड तो इस पूरी सोच को जैसे सिर के बल खड़ा कर देते हैं। जरा उनकी ये जबरदस्त परिभाषा देखिए। उनके हिसाब से आलोचना कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कोशिश है जिसमें हम दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन विचारों को बिना किसी भेदभाव के सीखते हैं और फिर उन्हें फैलाते हैं। मतलब बात बहुत सीधी है। सच्ची आलोचना का काम तोड़ना नहीं, बल्कि जोड़ना है। इसका मकसद किसी की निंदा करना नहीं, बल्कि दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को खोजकर हम सब तक पहुंचाना है। ये एक बनाने वाली ताकत है, तोड़ने वाली नहीं। तो ठीक है, अगर आलोचना का ये काम है, तो सवाल उठता है कि ये होता कैसे है। इसे समझने के लिए आर्नोल्ड हमें दो बुनियादी शक्तियों से मिलवाते हैं। एक है रचना की शक्ति और दूसरी आलोचना की शक्ति। अब देखिए, आर्नल्ड इन दोनों ताकतों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है सृजनात्मक शक्ति या क्रिएटिव पावर। ये कवियों और कलाकारों की ताकत है, जो कुछ नया रचते हैं, कुछ नया बनाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है आलोचनात्मक शक्ति यानी क्रिटिकल पावर। इसका काम है नए विचारों को तौलना, उन्हें परखना और एक ऐसा बौद्धिक माहौल तैयार करना जिसमें महान कला जन्म ले सके। हाँ, आर्नल्ड ये जरूर मानते हैं कि बनाने की शक्ति यानी क्रिएटिव पावर सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊंची शक्ति है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि क्रिटिकल पावर के बिना ये अकेली पड़ जाती है। असल में ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो फिर इन दोनों का रिश्ता है कैसा? इसे समझाने के लिए आर्नल्ड एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं, किसान की। सोचिए, एक सच्चा आलोचक एक किसान की तरह है। तो एक किसान क्या करता है? वो जमीन को जोतता है, उसे तैयार करता है। ठीक वैसे ही एक आलोचक विचारों की जमीन को जोतता है। वो समाज में सबसे अच्छे आइडियाज का बीज बोता है और एक ऐसा उपजाऊ माहौल बनाता है जहां भविष्य में महान रचनाओं की फसल उग सके। सीधी सी बात है, बिना तैयार जमीन के अच्छी फसल तो हो नहीं सकती है ना। बस वही बात यहां भी लागू होती है। तो सवाल यह है कि ये आलोचक, ये वैचारिक किसान अपनी जमीन को तैयार कैसे करता है? यहीं पर आर्नल्ड का सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर आइडिया सामने आता है। वो इसे कहते हैं डिसइंटरेस्टेडनेस, और ये सच्ची आलोचना की आत्मा है। अब ये जो शब्द है डिसइंटरेस्टेडनेस, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आलोचक को किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब है निष्पक्षता। यानी एक सच्चा आलोचक अपने पर्सनल एजेंडा, अपनी राजनीति, अपनी पसंद नापसंद, इन सबको साइड में रख कर आता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, सत्य और श्रेष्ठता की खोज करना। तो फिर एक निष्पक्ष आलोचक को बचना किन चीजों से है? किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव से, अपने व्यक्तिगत पक्षपात से, किसी भी तरह के प्रैक्टिकल फायदे के लालच से, या फिर किसी खास ग्रुप या पार्टी की भावना से। इन सब से ऊपर उठकर उसे बस एक चीज पर ध्यान देना होता है, और वो एक चीज है आर्नल्ड का ये मशहूर लक्ष्य, टू सी द ऑब्जेक्ट एज इन इटसेल्फ इट रियली इज। मतलब किसी भी चीज को ठीक वैसा ही देखना और समझना जैसी वो असल में है, बिना किसी मिलावट के, बिना अपना कोई रंग चढ़ाए। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सवाल यह है कि क्या ये असल दुनिया में भी काम करती हैं? इसके लिए आर्नल्ड हमें एक रियल वर्ल्ड उदाहरण देते हैं। वो अपने समय के दो सुपर पावर्स की तुलना करते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड। और ये तुलना वाकई कमाल की है। आर्नल्ड के मुताबिक फ्रांस एक नेशन ऑफ आइडियाज था। मतलब वहां विचारों और बौद्धिक चर्चाओं का माहौल था, और इसी वजह से वहां एक बहुत मजबूत आलोचनात्मक परंपरा पैदा हुई। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड एक नेशन ऑफ एक्शन था। वहां के लोग काम और राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि विचारों की दुनिया के लिए ज्यादा जगह ही नहीं बचती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? वहां की आलोचना कमजोर और पक्षपात से भरी हुई थी।
और सबसे बड़ी बात देखिए, आर्नोल्ड खुद एक अंग्रेज थे, लेकिन वो ये कहने से जरा भी नहीं हिचकिचाए। उनकी नज़र में अंग्रेज लोग एक्शन में तो महान हो सकते हैं, पर आइडियाज के मामले में एकदम गरीब थे। और यही तो एक सच्चे आलोचक की पहचान है कि वो सच बोलने के लिए अपनी ही टीम के खिलाफ जाने से भी नहीं डरता। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि आलोचना क्या है, क्या नहीं है और ये काम कैसे करती है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? Why does it matter? पूरी कहानी को इस प्रोसेस से समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले एक मजबूत आलोचनात्मक कोशिश होती है जो समाज में सबसे बेहतरीन विचारों को फैलाती है। इस फैलाव से एक बौद्धिक माहौल बनता है, विचारों की वो उपजाऊ जमीन तैयार होती है। और जब वो जमीन तैयार हो जाती है, तभी इतिहास में शेक्सपियर जैसे जीनियस का महान दौर आता है। महान कला यूं ही हवा में पैदा नहीं हो जाती, उसे सही माहौल की जरूरत होती है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? इस एक बहुत ही ताकतवर आइडिया पर कि आलोचना रचना की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी माँ है। वो माँ जो एक जीनियस को जन्म देने के लिए सही माहौल और सही पोषण देती है। और अब एक आखिरी सवाल आज के लिए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ से सूचनाओं की, ओपिनियंस की, शोर की एक तरह से बौछार हो रही है। ऐसे में क्या हमें आर्नोल्ड की उस सच्ची, निष्पक्ष आलोचना की जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा नहीं है? एक ऐसी ताकत जो इस सारे शोर के बीच से श्रेष्ठ विचारों को पहचान सके और हम सब से कहे, एक मिनट रुकिए, इसे सुनिए, ये जरूरी है, इस पे सोचना तो बनता है।